सभी को नमस्कार। राधे राधे और आप सभी का एक बार फिर करियरवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत बहुत स्वागत। चलिए, सूरज, निशा, महक जी, सभी बच्चे आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से आ जाइए। वेलकम गोकुल, नीरज, विपुल, रणवीर, अमन जी। चलिए, सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। वेलकम बेटा संजना, जय किशन, नमस्कार प्रमोद। लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था, जल्दी से बताइए। तो उसी के आगे शुरुआत करेंगे और कुछ और बातें जानेंगे। ठीक है जी। बेटा रिवीजन तो करते हो ना आप लोग? रिवीजन बहुत मस्ट है बेटा। इतना सारा अभी तो देखो, ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए, 14-15 लेक्चर हुए हैं। अगर आप लोग अभी से रिवीजन करना शुरू करेंगे ना प्रीवियस क्लासेस को, तो आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आगे चल के जब मैं आपको आपके इसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगवाऊंगा ना, तो फिर जब आपको वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन बन रहे होंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, बहुत अच्छा हमने पढ़ा और बहुत अच्छा सीखा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब टॉपिक पूरा मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको वन लाइनर, टू मार्कर, मतलब जो टू लाइनर आपके होते हैं या कह लीजिए टू मार्कर होते हैं, वन मार्कर, टू मार्कर, थ्री मार्कर, सब क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज सब कुछ करेंगे हम लोग। वेलकम सोनू, अंशिका, आकाश, सुमन। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया था। अच्छा, सारे साइंटिस्ट के नाम हो गए थे, ठीक है। तो महक ने बताया है कि सारे साइंटिस्ट के नाम लिखवा दिए थे हमने। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ सारे साइंटिस्ट के नाम। ठीक है, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उसके बारे में सबसे पहले जो बात करी थी वो कॉर्लिकर ने करी थी, और उन्होंने ये बताया कि इसका जो नाम है वो, ठीक है, क्या है, जल्दी से बताइए। चलो आप लोग बताओगे, क्या नाम दिया था? कॉर्लिकर ने क्या नाम दिया था बेटा? कौन सा सोम नाम दिया था, सार्कोसोम या कुछ और? जल्दी से बताओ। वेलकम गरिमा, सुप्रिया जी, जल्दी से नाम बताइए। कॉर्लिकर ने क्या नाम दिया था बच्चे? सार्कोसोम, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ऑल्टमैन। तो ऑल्टमैन ने सार्कोसोम को ही क्या नाम दे दिया बेटा? ऑल्टमैन ने सार्कोसोम को ही बायोप्लास्ट नाम दे दिया। ठीक है, कौन सा प्लास्ट? बायोप्लास्ट। उसके बाद फिर तीसरे वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है बेटा फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग ने इसी बायोप्लास्ट या इसी सार्कोसोम को नाम दे दिया फिला। ठीक है, फिला नाम दे दिया। और फिला के बाद फिर हमने बात करी थी चौथे साइंटिस्ट की, जिनका नाम क्या था बताइए? बेंडा, सी बेंडा। और सी बेंडा ने ही सबसे पहले ये बात बताई कि जो ये बायोप्लास्ट या ये सार्कोसोम या फिर ये जो आप फिला कह रहे हैं, इसे हम एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था बताइए जल्दी से? बेंडा ने दिया था। और उसके बाद फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया को और अच्छे से स्टडी किया गया, तो ये पता लगा कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। वो भी कौन सा वाला रेस्पिरेशन बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वायवीय श्वसन है, इसी के बेसिस पे सबसे पहले जो विट्स हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो रेस्पिरेशन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पावर भी बनती है, मतलब ऊर्जा भी बनती है। और अगर ऊर्जा बनती है तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसने बोला बेटा? विट्स ने बोला। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? रोशन पूछ रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो बच्चों ये बताइए, क्या मैंने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर नहीं पढ़ाया आपको कि क्या अंतर होता है? तो मैं रोशन से कहना चाहूंगा कि रोशन, आपका नाम सिर्फ रोशन है, लेकिन आप अपने घर वालों के नाम को रोशन तभी करेंगे या तभी कर पाएंगे जब आप इससे पहले के लेक्चर्स को देखें। क्योंकि अगर आप पहले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे और सीधा इस लेक्चर में आके ये बोलेंगे कि दोनों में अंतर बताइए, तो फिर गलत बात है। ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका हूँ, मैं एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है ना, पता है आप लोगों को। गुड इवनिंग सलोनी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा? अभी पीडीएफ जो है वो अपलोड एप्लीकेशन पे शायद नहीं हो रहे हैं, तो अभी के लिए आप सुविधा ले सकते हैं टेलीग्राम। जिस तरह से आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं आपके प्ले स्टोर से मोबाइल के, ऐसे ही आप वहाँ पे टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में सर्च करेंगे साइंस बाय केतन सर। तो जब आप साइंस बाय केतन सर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ मैंने अभी के लिए डाल दी हैं और आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट आगे चल के आपको एप्लीकेशन पे ही लेने हैं। फिर भी क्योंकि रोशन ने पूछा है कि दोनों में क्या अंतर है, तो एक मैं महत्वपूर्ण अंतर बता देता हूं। आपको पता है पादप कोशिका की जो
बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति का बना होता है, लेकिन जंतु कोशिका का कोशिका झिल्ली का बना होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ऐसे हमने बहुत सारे अंतर देखे थे। ठीक है रोशन, तो आप बेटा देख लेना। तो यहाँ तक तो बात हो गई भाई माइटोकॉन्ड्रिया की, जो हमने कल करी थी। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, और आज मैं आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। पहले कोई भी बच्चा नहीं बनाएगा, पहले सिर्फ देखेंगे चुपचाप, उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर आप बनाएंगे। जी निशा, स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बतानी भी ज़रूरी होती है ना। अभी कोई नहीं बनाएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा चेंजेस करने होते हैं बहुत सारे, आपको पता है। ठीक है, बना लेंगे तो फिर आप ही लोगों को दिक्कत होगी, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरे पास तो ये फैसिलिटी है कि मैं बिगाड़ सकता हूँ, आपके पास नहीं है ना। आपको पता है कि जिस तरह से हम बात करें कोशिकांगों की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा, कह लीजिए, सेल का ऑर्गेनेली है, यानी कि सेल का पार्ट है। हाँ बिल्कुल आकाश, प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, ठीक है, प्लांट सेल में भी होता है, दोनों में होते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा, आप कह लीजिए, पार्ट है कहीं ना कहीं कोशिकांग का, जिसमें अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का आरएनए, ठीक है, मतलब ये जो होते हैं चीज़ें अपनी खुद की पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनमें अपना खुद का डीएनए, आरएनए, ये सब अपना खुद का पाया जाता है। एक तो होता है भाई डीएनए आपके न्यूक्लियस में, जो आपका मेन न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है, आपको पता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए है, जो कि एक सर्कुलर डीएनए, यानी कि वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, हालांकि इसमें डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी डीएनए का आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ वृत्ताकार डीएनए भी पाए जाएंगे, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद के आरएनए भी होते हैं। ठीक है, आरएनए भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के। ठीक है, वो भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि वो कहाँ पर हैं, क्या हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें दो झिल्लियां होती हैं। ठीक है, दो झिल्लियां होंगी। ठीक है, एक होगी उसे हम कहते हैं प्रारंभिक झिल्ली, एक होती है उसे हम कहते हैं द्वितीयक झिल्ली, या हम कई बार उसे आंतरिक या फिर बाह्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो अंदर वाली झिल्ली है उससे बेटा कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, और उन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी मैं डायग्राम में बनाऊंगा कि क्रिस्टी क्या होते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। और ये मैंने येलो कलर या फिर मैंने ये इस कलर का बनाया है, ये एक्चुअली में एक मटेरियल है, एक लिक्विड है जो भरा होता है, और इस लिक्विड को बच्चे मैट्रिक्स नाम देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स होती है एक जली नुमा एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव आपने देखा था, वो भी तो एक जली लाइक स्ट्रक्चर था। ऐसे ही ये भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर जो हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस आपको क्रिस्टी वाले मिलेंगे, और उन क्रिस्टी के ऊपर आपको F0 F1 जो ग्रान्यूल्स हैं, F0 F1 जो कण हैं, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी आपके स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जो आपको कहीं ना कहीं देखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार आउटलाइनिंग मैं दोबारा से कर देता हूँ।
इस तरह से प्रॉपर आउटलाइनिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये तो एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। चप्पल के आकार के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ये, जी समझना। बिल्कुल लाइव है भाई, क्यों नहीं लाइव है, बिल्कुल लाइव है। क्यों लग रहा है आपको लाइव नहीं है? ठीक है। ठीक है, जितना संतुलित बनता है, जितना अच्छा बनता है, उतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं कि भाई क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है। एक तो ये बाहर वाली लेयर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की, ठीक है, और एक लेयर ये वाली जो आप ये देख रहे हैं। इसमें ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, इन्हीं प्रोजेक्शंस को मैं क्रिस्टे नाम दूंगा, और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर ही आपके जो F0 F1 ग्रैन्यूल्स हैं वो बेटा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो एक चप्पल जैसी आकृति आपको दिखाई देती है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। शिवांश पूछ रहे हैं ये क्या है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं बेटा। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, लिखना पड़ेगा क्या? क्या है ये? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ठीक है, कभी भी आ जाते हैं आप लोग और इस तरह के सवाल करते हैं तो फिर यही होगा। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया है ये। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसे। ठीक है शिवांश, बाकी अब आप बार बार कमेंट ना करें, बता दिया मैंने आपको कि क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इनके ऊपर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, कुछ कण लगे होते हैं, वो मैं बना रहा हूँ, आप देखिए इस तरह के। यही जो आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम F0 F1 कण कहते हैं, ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है। वायवीय जो श्वसन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें आपको पता है वो दो जगह होता है। एक तो वो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होता है, और एक होता है आपके कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन। तो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो है, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो यही है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के अपने पर्सनल, आपको पता है कि न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये द्विकुंडलित हैं। ठीक है, तो द्विकुंडलित तो होते ही हैं डीएनए वगैरह। ठीक है, या अगर मैं इसको थोड़ा और ठीक कर दूं, जस्ट अ मिनट, इस तरह से। ठीक है, तो द्विकुंडलित वाला जो डीएनए है वो तो इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने पर्सनल डीएनए भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। और पर्सनल डीएनए मैं एक अलग कलर से दिखाता हूँ उसको। जैसे ये देखिए, ये गोला का जो डीएनए है, ये अलग कलर से आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये डीएनए है। ठीक है। अलग तरह के राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। तो हम बात कर रहे हैं 70S प्रकार के राइबोसोम्स की, तो वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या हैं? ये राइबोसोम्स हैं।
लेकिन ये राइबोसोम्स जो हैं अलग हैं थोड़े से, क्योंकि ये 70S प्रकार के हैं। अब ये क्या होता है 70S, वो अब आपको नहीं पढ़ना, अभी आप छोटे हैं, अभी आप क्लास 9th में हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्लास 8th में 10th में आ जाएंगे, आपको वहाँ पे ये सेल टॉपिक मैं फिर से पढ़ाऊंगा, और फिर वहाँ पे तब बात करेंगे 70S 80S ये डीएनए वगैरह सब, मतलब आरएनए वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो 70S प्रकार का यहाँ पे आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है। इतना बनाइए, फिर बाकी जो है मैं आपको बताता हूँ साथ साथ में। ठीक है, इतना बनाइए जल्दी से। सचिन किसके बारे में पूछ रहे हो? पराग में मतलब? जल्दी नोट करिए। सुमन पूछ रहे हैं डीएनए का काम क्या है। सुमन, जब तक मैं न्यूक्लियस नहीं पढ़ा देता तब तक आपको डीएनए के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, तो अभी आप पहले यही पढ़िए। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे क्या होता है वो सब, डीएनए का क्या काम है, थोड़ा सा वेट करिए। अ, परागमे के बारे में बताइए बेटा। सचिन, ये मैं समझ नहीं पा रहा, परागमे मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हो आप? मुझे तो नहीं पता, ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। या तो आप अच्छे से इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, या हिंदी में लिखे तो एकदम अच्छे से हिंदी में लिखे आप इसे। मैं समझ नहीं पा रहा बेटा सचिन आपकी बात को, है ना? ठीक है, नाम लिखें इसके अंदर, जल्दी से नाम लिखें। हेलो आदित्य। चलिए, देखिए भाई, तो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये इसे हम कह रहे हैं 70S राइबोसोम, ये आरएनए है। ठीक है, आरएनए आप कह लीजिए। ठीक है, 70S आरएनए है ये, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, आरएनए के प्रकार हैं, 70S आरएनए कहते हैं, उसमें से एक है ये। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। राजधानी क्या है, सुप्रिया पूछ रही है। सुप्रिया बेटा, वेट नहीं करोगे क्या? हाँ, वेट करो ना, अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हो और अब आप राजधानी क्या है और ये सब चीज़ें बेकार की बातें। पारगम्य के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, पारगम्य, ओके। माइट हाँ, पारगम्य का मतलब होता है जो सिलेक्टिवली परमिएबल हो। ठीक है, एक होती है चयनात्मक पारगम्य, एक होती है पारगम्य। मतलब जो बेटा पोषक पदार्थों को या उत्सर्जी पदार्थों को आर पार कोशिका से निकाल कर बाहर फेंक दे, वो होती है पारगम्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी लिख लें तो पूरा फिर ले लेना आदित्य। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम आंतरिक झिल्ली, सॉरी बाह्य झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली है? ये बाह्य झिल्ली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गई, ये आपकी बाह्य झिल्ली हो गई। समझ रहे हैं? दिस इज बाह्य झिल्ली, है ना, आउटर मेम्ब्रेन है ये बेटा, बाह्य झिल्ली है। इसके बाद ये जो आप रेड वाली देख रहे हो, ठीक है, इस रेड वाली का नाम होता है आंतरिक झिल्ली। ये क्या है? तो ये आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, तो दो प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं, इसलिए दो प्रकार की झिल्लियां हैं भाई, है ना। एक हो गई बाह्य झिल्ली, एक हो गई आपकी आंतरिक झिल्ली। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा डीएनए। ये जो आप देख रहे हैं डीएनए, ये वाला, ये जो डीएनए है, ये है आपका वृत्ताकार डीएनए। कहाँ बना दूं इसको, समझ जाएंगे ना? चलो मैं इसके अंदर यहीं लिख देता हूँ इसको डीएनए, क्योंकि इधर लाऊंगा तो फिर दिस इज डीएनए, वृत्ताकार डीएनए है, समझ रहे हैं ना? वृत्ताकार डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का पर्सनल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पर्सनल राइबोसोम्स। भाई एक कोशिका के अंदर जो मेन आपका न्यूक्लियस जो है वो तो है ही है, उस मेन न्यूक्लियस के अंदर द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है। ठीक है,
यानी कि डबल सॉरी डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है डीएनए का, वो मेन कोशिका के अंदर। भाई हम जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे ये मान के चलिए ये पूरी कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए वगैरह पाए जा रहे हैं। वहीं पे न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी है जो आपको पता है, वहीं उसके अंदर लाइसोसोम्स भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ये सब चीजें हैं। तो हम पूरी कोशिका की बात नहीं कर रहे, हम कोशिका के अंदर सिर्फ इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप ध्यान से देखें तो भाई एक तो पूरे सेल का अपना खुद का एक बड़ा वाला न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और उस केंद्रक के अंदर, ठीक है, उस केंद्रक के अंदर भी द्विकुंडलित जो डीएनए है वो पाया जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्ड डीएनए, है ना, डाइऑक्सी जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो यहाँ पर पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है शिवांश। ओके, तो ये हो गया, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, ये तो इनका सेल का मेन डीएनए है, सेल के मेन आरएनए नहीं, हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना एक पर्सनल डीएनए पाया जाता है जो कि वृत्ताकार डीएनए होता है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के, देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। राइबोसोम्स का काम आगे चल के पढ़ाऊंगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि 70s प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राइट, यहां तक मेरे ख्याल किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हम अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो ना, हम इसी को पढ़ रहे हैं इस समय पे, ठीक है। जी आकाश कुमार, दोनों में होता है बेटा, ठीक है, दोनों में होता है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद देखिए, ये जो आप ये वलय देख रहे हैं यहाँ पर कई प्रकार के, ठीक है, तो इन वलों को, ये जो आप भाई ये तो देखो, ये आपकी रेड वाला मैंने बताया ना, ये आंतरिक झिल्ली है। तो आंतरिक झिल्ली तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन आंतरिक झिल्ली देखिए वलय ले रही है, वलय का मतलब प्रोजेक्शंस ले रही है बहुत प्रकार के। और अगर ये प्रोजेक्शंस ले रही है तो इन्हीं प्रोजेक्शंस को हमने नाम दिया है क्रिस्टी। क्या नाम दिया है इन्हें हमें, इनको बेटा हमने नाम दिया है क्रिस्टी, ठीक है, इंग्लिश में CRISTE कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्रिस्टी हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ कण दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से आपको कण दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो ये जो कण आप देख रहे हो इन्हीं को कहा जाता है F0F1 कॉम्प्लेक्स या F0F1 कण। तो इनको लिखते हैं कि ये जो हैं, ये क्या है, ये आपके F0F1 कण हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। अब आपको यही नाम है, इसको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब आप ये ना पूछें ये F0F1 क्या होता है, ये सब चीजें आपके सिलेबस से बाहर की हैं, ठीक है। 70s का मतलब क्या होता है, आदित्य थोड़ा सा वेट करो बेटा, जब राइबोसोम्स पढ़ाऊंगा, आरएनए पढ़ाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी भी फिर से मैं बोलूंगा, ठीक है। एक मात्रक होता है, उसके बेसिस पे लगाते हैं 70s और 80s, ठीक है। बट फिर भी वहां पे याद दिलाना तो एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं खुद ही आपको बताऊंगा 70s 80s, तो फिर वहां पे बता देना, पूछ लेना, वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हालांकि क्लास 11th की चीज है ये। डीएनए का फुल फॉर्म मैं बताया तो, ठीक है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए बोलिएगा, हाँ बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया F0F1 कण, ये हो गया आपकी क्रिस्टी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पीले रंग का पूरा पदार्थ भर रखा है इसके अंदर, ठीक है, ये जो पूरा पीले रंग का, ये एक द्रव है। इस द्रव को नाम दिया जाता है बेटा मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं इसको हम, इसको हम मैट्रिक्स नाम देते हैं। अगर नहीं दिख रहा तो नीचे लिख रहा हूं, इसको हम मैट्रिक्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये एक द्रव है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा पढ़ना होता है। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चे पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से एक बार।
जी बच्चों, ब्लू वाले को क्या कहते हैं? ये बेटा स्ट्रक्चर है पूरा ऐसा ना, मैंने उसको आपको, अगर मैं ये येलो बना देता तो आपको समझ नहीं आता स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैंने कलर चेंज करा जस्ट। ब्लू कलर का कोई रोल नहीं है, ठीक है? अभी ब्लू कलर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे पूरा येलो बना देता तो आपको समझ नहीं आता कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करा है, ठीक है? आंतरिक झिल्ली की इंग्लिश कुछ नहीं है, इंटरनल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, बस यही बोलते हैं, ठीक है? आंतरिक झिल्ली का जो प्रोजेक्शन है उसे नाम दिया जाता है क्रिस्टी, ठीक है? झिल्लियों का कोई नाम नहीं है सच, ठीक है बेटा? अरे बेटा वो एक सर हैं, उनके फादर जो हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बस उन्हीं से बात हो रही थी, ठीक है? वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आपको पता है इतना पीक चल रहा है कोविड का। स्क्रीनशॉट फैसिलिटी हटा दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सर सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आकाश, दोनों को बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली, बस, और कुछ ऐसा नाम नहीं है आकाश, ठीक है? 70s यूकैरियोटिक में पाया जाता है? नहीं, यूकैरियोट्स में आनंद 80s पाया जाता है बच्चा, ठीक है? 70s पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है? जैसे आपका आर्की है ना? जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इन सब में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में बेसिकली। लेकिन अगर आप बात करेंगे जीवन जो, मतलब ये आपकी जंतु कोशिकाएं हैं, तो जंतु कोशिकाओं के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 70s डीएनए मिल जाएगा, 70s आरएनए आपको मिल जाएगा, सॉरी, ठीक है? बट वैसे अगर हम बात करें तो जो मेन कोशिका का आरएनए है वो 80s प्रकार का होता है, ना कि 70s प्रकार का, ठीक है? वैसे बेसिकली 70s प्रकार के जो डीएनए हैं, आरएनए हैं, ये आरएनए आपको मिलेंगे कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना? जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के अंदर, आर्के वगैरह, इन सब में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, कहाँ मना किया, लीजिए जल्दी, फिर आगे बात करें। तो हमने क्या देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल स्ट्रक्चर्ड है ना? दो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, देखो, एक ये ब्लैक वाली लेयर है और एक ये रेड वाली लेयर है, तो डबल स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन हो गई है, तो इस बात को लिखेंगे, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है सीमा, ये एक एल्गी है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नील हरित शैवाल होते हैं ना, उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए तो लिखते हैं इस बात को आगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली संरचना होती है। अब द्विझिल्ली का मतलब समझ रहे हैं? द्विझिल्ली का मतलब है यहाँ पे कि ये डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, दो तरह की मेम्ब्रेन, एक वो ब्लैक वाली और एक वो रेड वाली, ठीक है? हाँ मैं हटवा दूंगा, डोंट वरी। होती है, डबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि आप लोग फिर लिखेंगे नहीं ना, लिखवाना जरूरी है आप लोगों को, अगर हम स्क्रीनशॉट दे देंगे तो फिर आप लोग पढ़ोगे कैसे? तो डबल मेम्ब्रेन, ठीक है? द्विझिल्ली का मतलब क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है? ठीक। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर, अगर मैं बात करूं, तो जो श्वसन, भाई श्वसन कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर हो रहा है ना? तो जो कोशिका के अंदर श्वसन है वो दो जगहों पर होता है, एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है? वहां पर भी वायवीय श्वसन हो रहा है। और दूसरा जो वायवीय श्वसन होता है वो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि ये वाला जो ऑर्गन है आप पढ़ रहे हो इसके अंदर। और इसके अंदर जो श्वसन होगा उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रेब्स चक्र। आपको क्रेब्स चक्र के बारे में नहीं पढ़ना, जब 10th में आओगे तो वहां पर आपको क्रेब्स चक्र के बारे में जानना है। अभी के लिए बस ये समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, श्वसन होता है, और वो भी वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? क्या होता है पूरी डिटेल आपको अगली वाली क्लास में पढ़नी होती है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके सिलेबस में नहीं है तो अभी आपको पढ़ने का मतलब नहीं बनता, ठीक है? तो लिखते हैं इस बात को कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन
यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब वायवी का मतलब हो गया जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो श्वसन होगा, जहां पर एयर आएगी, ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, इसलिए नाम दिया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और पूरी कोशिका की बात करी जाए तो जो दो जगहों पर, एक हो गया आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, और एक हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों जगहों पर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो ये वायवीय श्वसन हो रहा है तो इसी को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पे क्रेब्स चक्र है, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन किया था क्रेब्स ने, तो अपने ही नाम के ऊपर उन्होंने क्रेब्स साइकिल नाम दे दिया। ठीक है, क्रेब्स चक्र नाम दे दिया। तो क्रेब्स चक्र, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान दें, क्रेब्स चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछेगा क्रेब्स चक्र कोशिका के किस कोशिकांग में होता है, तो क्रेब्स चक्र कोशिका के किस कोशिकांग में होगा, आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। कोई बात नहीं अंजलि, बट कोशिश करिए बेटा आगे से टाइम पे आइए। ठीक है, आदित्य क्रेब्स जो चक्र है, पी नहीं है बेटा, ब है, ब क्रैब्स, क्रैब ब ब है। तो जो क्रैब्स चक्र है ये इस बात को बताता है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद आपको पता है कि भाई हम एयर लेते हैं तो एयर में ऑक्सीजन हमारे, ठीक है, लंग्स के थ्रू होते हुए हमारे खून में यानी कि हमारे ब्लड में पहुंचती है, और हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, ये रक्त के थ्रू पूरी जो ऑक्सीजन है वो आपके पूरे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं हर एक कोशिका तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। ध्यान सुनिए, हर एक कोशिका, भाई आपने सांस ली, आपने जो सांस ली वो आपके, ठीक है, जो आपका ये विंड पाइप है, ठीक है, तो विंड पाइप से होता हुआ वो आपके फेफड़ों तक गया। ठीक है, और फेफड़ों तक पहुंच गया, अब फेफड़ों में, ठीक है, आपको पता है भाई खून भी आता है, तो खून के अंदर जाके वो ऑक्सीजन आपकी मिल जाती है। ठीक है, और ये ब्लड का काम है कि उस ऑक्सीजन को अब आपके पूरे शरीर में लेकर जाएगा, पूरा का पूरा ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। अब पूरे शरीर में लेके जाने का मतलब क्या है बेटा, कोशिकाओं तक लेकर जाएगा, और जब कोशिका के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उसका प्रयोग कहां कहां पर होगा, एक तो होगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैंने भी आपको पढ़ाया। ठीक है, एक तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका प्रयोग होने वाला है, और एक प्रयोग होगा कोशिका के कोशिका द्रव के अंदर, तो दोनों ही जगहों पर वायवीय श्वसन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसे ही हमने क्रिप्स चक्र नाम दिया। ठीक है आदित्य, जो बच्चा पूछ रहा है ध्यान से सुनिए। अब ये होता कैसे है श्वसन, ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन जो होती है वो बेटा खाने को जलाने का काम करती है। जिस तरह से खाना आपके पेट में पहुंच रहा है तो वो कोशिकाओं तक भी तो पहुंचता है, और कोशिकाओं में अगर खाने को जलाना है, जलाने का मतलब समझ रहे हैं, खाने का ब्रेकडाउन कराना, ठीक है, जलाने का मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन से है। और जब ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एक बात मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान के चलिए कि अगर मैं यहां पर माचिस की एक तीली जलाऊं तो पता है क्यों जल रही है? इसलिए जल रही है क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन को मैं हटा दूं यहां से, और फिर अगर आपसे कहूं कि भैया माचिस की तीली जलाकर दिखा दो, तो यकीन मानिए स्वयं ब्रह्मा धरती पर अगर उतर आए ना तो भी आग नहीं लगा पाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब ज्वलनशील गैस हैं, जलने में सहायक गैसें होती हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर आग नहीं लग सकती। ऐसे ही अगर खाने का ब्रेकडाउन होना है, भाई क्यों मना करते हैं कि खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए? क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके पेट में जाके खाना जो है अब उसको सड़ने दीजिए। सड़ने का मतलब उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। एक आग सी मेंटेन होती है आपके आपके पेट के अंदर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत के अंदर। अगर आप पानी पी लेंगे तो वो जो एनर्जी बननी थी, वो जो आग लगनी थी, उसको आपने पानी पीकर बुझा दिया। अब जब आपने पानी पीना पीकर बुझा दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब आपका खाना प्रॉपर जलेगा नहीं। अब जब तक वो पानी खत्म नहीं होता, यूरिन के माध्यम से निकलता नहीं है, तब तक आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब पाचन अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, ठीक है, स्किन के ऊपर छाले, दाने, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी फिर आपको। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो ये जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र ने इसी बात को बताया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ऊर्जा आ रही है, मैंने ऊपर बात करी थी ना सीविड्स की, सीविड्स ने भी इस बात को बताया था कि भाई कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो वो जो ऊर्जा जनरेट हो रही है वो वायवीय श्वसन की वजह से हो रही है, और उस वायवीय श्वसन को ही हम क्रेब्स चक्र नाम दे रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, मोटी मोटी बात ये समझिए। हालांकि क्रेब्स चक्र आपको अभी नहीं पढ़ना, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है आपके लिए। समझ में आया? जल्दी से बताइए। अमित पूछ रहे हैं कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? अमित, अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़िए, आगे चल के पढ़ाएंगे माइटोसिस, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, जब आगे चल के आएंगे तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, पढ़ाऊंगा। सर करियरवेल टीम ने कहा है कि स्क्रीनशॉट जल्दी अपलोड करेंगे। स्क्रीनशॉट की पीडीएफ? पीडीएफ होगा तो पीडीएफ जल्दी अपलोड होगी। अभी आपको पता है ना बेटा, टीम थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम में है हमारी, है ना, तो इसलिए अभी स्टाफ पूरा नहीं आ रहा, तो इसलिए अभी के लिए आप मैनेज करिए। बाकी अगर आपको इंस्टेंट पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है आदित्य, आप टेलीग्राम जो है बेटा उसको डाउनलोड कर लें आप सभी बच्चे। साइंस बाय केतन सर, उसमें आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम खुल जाएगा। उसमें पीडीएफ सारी की सारी होती हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएंगी अभी के लिए। जब हमारी टीम पूरी आ जाएगी उसके बाद फिर आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पे ही मिला करेगी। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? जी, किसी का बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछिए फटाफट। तो इतनी बातें हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करनी थी जो हमने यहाँ पर कर ली हैं। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर अगली वाली क्लास में हम लोग अगले कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उस कोशिकांग को हम क्या नाम देते हैं? उस कोशिकांग को हम नाम देंगे, ठीक है, लवक। तो अगले में हम लवक पढ़ेंगे। ठीक है, कोई समस्या, कोई डाउट बच्चे किसी का भी, जल्दी से पूछिए। जल्दी पूछो भाई फटाफट, क्योंकि अगला वाला जो है ना वो फिर अगले वाले में ही होगा, मतलब कल वाली क्लास में ही होगा। लवक का क्या काम है सुमन? कल कल वेट करोगे ना लवक का, तभी तो पता लगेगा बेटा। ठीक है, कल हम बात करेंगे ना। आप लोग ये बताओ, आप लोग टीचर से आगे क्यों चल रहे हो? आप लोग को पूरी चीजें एक साथ जाननी है एक ही दिन में? ऐसा तो नहीं है ना, पूरी बायो एक साथ तो नहीं पढ़ा सकता। सर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है बेटा आपकी शरीर को ऊर्जा देना, क्योंकि हम जो ये जो श्वसन की बात कर रहे हैं, श्वसन के बाद ही तो ऊर्जा बनती है। और यही जो ऊर्जा है, ठीक है, यही जो ऊर्जा है ये आपको शक्ति देती है कि आप कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं। ठीक है,
आज मैं अगर आपको पढ़ाने के लिए अपने हाथ को यहाँ से लेकर यहाँ जा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ, तो मुझे ऊर्जा चाहिए इसके लिए। ये ऊर्जा मुझे हमारे हर एक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करा रही है। 38 एटीपी ऊर्जा, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, आदित्य पूछ रहे हैं 70s आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। बेटा मैंने अभी आपको बताया 70s। एस अभी आप ना जाने, स्वेडबर्ग कांस्टेंट एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्वेडबर्ग। ठीक है, चलो नहीं लिख रहा, स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उनके नाम पर ये नाम दिया जाता है 70s और 80s। 70s या फिर 80s स्वेडबर्ग होते हैं ये। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो 70s का मतलब 70 स्वेडबर्ग राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये नाम है इसका। ठीक है, लवक प्लांट के पेट को एंड प्लांट के कलर के लिए होता है। प्लांट के पत्ते, अरे यार तुम लोग क्या लिखते हो कसम से कती कती। हाँ, लवक जो होता है, आपको मैं कल पढ़ाऊंगा कि ये प्लांट सेल का ऑर्गन है, प्लांट सेल का पार्ट है, ऑर्गनली है, लेकिन ये मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता। मतलब जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। लवक कहाँ मिलेगा आपको? प्लास्टिड की हमने बात करी थी ना, ये कहाँ मिलेगा हमें? पादप कोशिका में। तो कल हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। सुप्रिया बेटा हम यही तो पढ़ रहे हैं कि ये जो क्रेब्स चक्र है ये श्वसन का एक प्रोसेस है, और श्वसन के प्रोसेस में जब खाना जलता है तो ऊर्जा बनती है, और ये ऊर्जा सेल के सिर्फ एक पार्ट के अंदर बन रही है जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, और इस बात को किसने बताया? इस बात को बताया सबसे पहले सी विट्ज ने, जो हम पहले ही साइंटिस्ट के नाम में बात कर चुके थे कल वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू जय किशन। जी सीमा। हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, कई हजार माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, कई हजार। और एक कोशिका में भी एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, एक कोशिका के अंदर भी बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ठीक है, क्लियर संजना? ध्यान रखें, एक कोशिका में कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, एक से ज्यादा, कई हजार। एक कोशिका में कई बार तो ऐसा देखा गया कि कई हजार माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंगल कोशिका में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो इतनी सारी एनर्जी बनती है। हाँ, सीविड्स ने बताया था, बिल्कुल। सीविड्स ने तो ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम है। सॉरी, वो बेंडा ने दिया था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सीविड्स ने ये बताया था कि ये ऊर्जा ग्रह होता है कोशिका का, सीविड्स ने ये बताया था। ठीक है, क्लियर सभी को? एंड करें सेशन को, चलिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा। कल हम बात करेंगे लवक के ऊपर, या फिर कोई और ऑर्गनली देख लेंगे सेल का। चलिए ठीक है, तो भाई ध्यान रखिए अच्छे से। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।